6 अप्रैल 2010 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 300 नक्सलाइट ने 85 जवानों की सीआरपीएफ के कन्वे पे अटैक किया और इसमें 76 सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई। नमस्कार मित्रों, हाल ही में 26 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक नक्सल अटैक में 10 पुलिसमैन और एक ड्राइवर की मौत हो जाती है। इस ब्लास्ट को आईईडी बॉम्ब से अंजाम दिया गया और इसमें 40 से 50 केजी एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख ही रहे हो, ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इसने रोड के बीचों बीच एक 10 फीट का बड़ा गड्ढा बना दिया। ऐसा नहीं है कि नक्सल पहली बार अटैक कर रहे हैं। इनफैक्ट 6 अप्रैल 2010 में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 85 जवानों की कन्वे पे अटैक किया, जिसमें से 76 जवानों की जान चली गई। पिछले 50 सालों में नक्सल हमलों में 12,000 से भी ज्यादा जानें जा चुकी है, इंक्लूडिंग 2700 सिक्योरिटी पर्सनल। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे देश में नक्सल जैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुए, और ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से नक्सलवाद की शुरुआत हुई? तो आइए आगे इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को 3 पार्ट में एनालाइज करते हैं, ताकि हमें समझाने और आपको समझने के लिए भी आसानी हो। और ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल वाई नॉट शर्मा जी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा चैप्टर 1 रहेगा वाई, व्हेन एंड हाउ नक्सलवाद स्टार्टेड इन इंडिया। ये बात है 1949 की, जब माओ जेडोंग के नेतृत्व में चाइना में एक रेवोल्यूशन हुआ और चाइना में पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी नामक एक कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। इससे पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी देश को चला रहा था, जिसकी स्थापना 1921 में हुआ था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म करने में मोस्टली उन अर्बन इंटेलेक्चुअल का हाथ था जो मोस्टली यूरोपियन सोशलिस्ट से इंस्पायर हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप जैसे कंट्रीज में इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप्ड हो गए थे। तो इसलिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी चाहता था कि चाइना में भी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। और यहाँ मैं आपको और एक बात बता दूं कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में इंडस्ट्रीज का कोई पर्टिकुलर ओनरशिप नहीं होता है, बल्कि लेबर के द्वारा बनाया गया कमिटी से ही इसको चलाया जाता है और लेबर के पास पूरी पावर होती है। लेकिन उस टाइम की देश की जनता मोस्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी, इसीलिए सीसीपी पार्टी से देश की जनता को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। माओ जेडोंग का मानना था कि इक्वलिटी और तरक्की देश में एक साथ लाना है तो एग्रीकल्चर ही एक रास्ता है, क्योंकि उससे रूरल चाइना में भी डेवलपमेंट होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। इसीलिए माओ जेडोंग ने लैंडलॉर्ड की जमीन उनसे लेकर उन फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिनके पास कोई खुद की जमीन नहीं थी। माओ के इस रिफॉर्म्स ने चाइना की लिटरेचर और इकोनॉमी को बहुत ही इम्प्रूव कर दिया था। चाइना के इस बढ़ती डेवलपमेंट ने भारत के कुछ कम्युनिस्ट लीडर को भी इन्फ्लुएंस कर दिया था और वो भी चाहते थे कि भारत में ही ऐसे रिफॉर्म्स किया जाए। 1947 में भारत ब्रिटिश रूल से तो आज़ाद हो गया था, लेकिन देश के जमींदारों अब भी गरीब किसानों का खून चूस रहे थे। हालांकि जमींदारी सिस्टम खत्म करने के लिए 1951 में जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम के जमींदारों के पास बहुत पावर थी और जमींदारों इस एक्ट के सख्त खिलाफ थे। जब इस प्रॉब्लम को सरकार और प्रशासन सॉल्व नहीं कर पाई तो लोकल्स ने इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करने की ठान ली। 1967 में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नक्सलबारी नाम के गांव पे नक्सलवाद की शुरुआत होती है। फिर उसी साल 25 मई को आदिवासियों ने लैंडलॉर्ड पे अटैक किया, क्योंकि कोर्ट के द्वारा आदिवासियों को जमीन देने के बावजूद भी लैंडलॉर्ड ने आदिवासियों से उसकी जमीन छीनने की कोशिश की। फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई तो आदिवासियों ने तीर मार के पुलिस की हत्या कर दी। तो ऐसे शुरू हुआ था नक्सलवाद का सारा सिलसिला, और इन आदिवासियों को लीड कर रहे थे जंगल संथाल, चारू मजुमदार और कानू सन्याल। 1967 में सीपीआईएम यानी कि मार्क्सिस्ट पार्टी का बंटवारा हुआ। तब इन लीडर्स मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज को छोड़ के माओइस्ट आइडियोलॉजीज को अपना लेते हैं, इसीलिए नक्सलाइट को माओइस्ट भी कहा जाता है। तो ये थी पूरी स्टोरी कि किस तरह से नक्सलवाद की शुरुआत होती है। अब चलते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ, जो कि है हाउ नक्सलवाद स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया एंड हाउ गवर्नमेंट ऑपरेस द इंसर्जेंसी। 1967 में वेस्ट बंगाल में नक्सलियों ने रिवोल्ट तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके 72 दिन के अंदर ही सरकार ने वो रिवोल्ट को दबा दिया। लेकिन उस टाइम पे वेस्टर्न इंडिया को छोड़ के बाकी सभी जगहों में नक्सलों की गतिविधियां बढ़ गई थी। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, बिहार, आसाम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट नक्सल अफेक्टेड स्टेट था और इनको रेड कॉरिडोर्स या फिर रेड जोन भी कहा जाता था। 1971 के जुलाई महीने में इंदिरा गांधी के ऑर्डर पे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ट्रिपल चेस्ट चालू किया, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ नक्सल मारे गए और 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। 1972 के जुलाई महीने में चारू मजुमदार को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसके कुछ ही दिन बाद
चारू मजुमदार की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इतना कुछ हो जाने के बाद लोगों को लगा और सरकार को भी ये लगा कि अब तो नक्सलाइट खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे। 1980s में फिर से एक बार ये आग की ज्वाला जल उठी जब PWG यानी कि पीपल्स वॉर ग्रुप की शुरुआत हुई। ये ग्रुप प्लानिंग के साथ काम करता था और ये पहले वाले ग्रुप से काफ़ी एफिशिएंट था। इन्होंने कई बार पुलिस स्टेशन को भी अटैक कर लिया और हथियार भी वहां से लूट लिया। फिर जब सरकार को लगा कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उन्होंने रिहैब प्रोग्राम भी चालू किया, जिसमें उन्होंने नक्सलों को मौका दिया कि वो सरेंडर कर सके। 1994 तक आते आते 9000 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इस बार सबको लगा कि अब तो नक्सलियत खत्म हो गया, लेकिन इस बार भी वो गलत साबित हुए। 2004 में PWG और देश के अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर CPI माओइस्ट का स्थापना करते हैं और इसी पार्टी के बदौलत नक्सलाइट अपने पीक पर पहुंचा और 2009 में इस पार्टी को इंडिया से बैन भी कर दिया गया था। 2009 में सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया, जिसमें लगभग 2300 मिलिटेंट मारे गए और 10,000 से भी ज़्यादा मिलिटेंट अरेस्ट हुए। इस टाइम तक आते आते नक्सलाइट 10 स्टेट में ऑपरेट करते थे, जिनमें से 180 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे। 2010 में नक्सलियों ने फिर से सिक्योरिटी पर्सनल पर अटैक करना शुरू किया, जिसमें से 15 फरवरी को 24, 6 फरवरी को 76 और 25 मई को 27 जवान मारे गए। लेकिन उसके बाद नक्सलियों का प्रकोप पूरे देश में से बहुत कम हो गया। 2014 से लेकर 2019 तक ये अटैक बहुत ही कम हो गए और 2019 तक आते आते ये अटैक बिल्कुल ना के बराबर हो गए। 2021 के रिसेंट सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 70 डिस्ट्रिक्ट ही अफेक्टेड है, जो कि पहले 180 था, और इनमें से ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में ही है। हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा, इज इंडिया रियली बिकमिंग नक्सल फ्री? तो इसका जवाब है यस। जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट आती है, देश की जनता एजुकेट होती है, वैसे वैसे नक्सलाइट जैसे प्रॉब्लम भी देश से खत्म होने लगती है। हालांकि किसी किसी जगहों में अब भी इनकी गतिविधियां देखने को मिलती है, इसीलिए सरकार को भी इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से देश के लिए बॉर्डर थ्रेट्स मैटर करते हैं, उसी तरह से नक्सल जैसे मैटर देश के अंदर से देश को खोखला कर सकते हैं। ऐसा है कि 1967 के टाइम पे लोगों को इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए उनको हथियार उठाना पड़ा, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब उनको हथियार उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सारे सिस्टम बनाए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, तो उनको अभी सुनने के लिए सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है। नक्सलियों ने पास्ट में जो भी किया वो उनकी मजबूरी थी, लेकिन अब वो जो भी कर रहे हैं वो उनकी जिद है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।